आज की वीडियो में हम बात करेंगे अरस्तु का दास्ता का सिद्धांत। क्या? अरस्तु का दास्ता का सिद्धांत। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैं आपको ये बतलाऊंगा कि वास्तविक रूप में प्लेटो ने अपनी रिपब्लिक के अंतर्गत दास्ता के बारे में कुछ नहीं कहा, अर्थात दास्ता के बारे में प्लेटो रिपब्लिक में मौन है, परंतु अपनी अंतिम पुस्तक द लॉज के अंतर्गत वह भी दास प्रथा को स्वीकार करता हुआ प्रतीत होता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि वास्तविक रूप में जो सोफिस्ट थे, जो सोफिस्ट थे वो दास प्रथा का विरोध करते थे। क्या करते थे? विरोध करते। ध्यान रखना है, कौन? सोफिस्ट। सोफिस्ट किसको कहते थे? वास्तविक रूप में जो भ्रमणशील शिक्षक होते थे उस समय उन्हीं को सोफिस्टों की संज्ञा दी जाती थी। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में उस समय राजनीति में वाक पटुता लाने के लिए सोफिस्ट लोगों को राजनीतिक शिक्षा देते थे, उन्हें ही सोफिस्ट कहा जाता था। इन सोफिस्टों ने दास्ता का विरोध किया था, ध्यान रखेंगे। इसके बाद में तीसरा चरण आता है अरस्तु का। अरस्तु ने अपने पुस्तक पॉलिटिक्स के अंतर्गत दास प्रथा का खुलकर समर्थन किया था। ये ध्यान रखना है। अगली बात मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि वास्तविक रूप में दास्ता के सिद्धांत को समझना है तो इसके साथ में नागरिकता के सिद्धांत को लेना पड़ेगा। हम इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, मगर मैं यहाँ एक बात बताना चाह रहा हूँ कि वास्तविक रूप में अरस्तु की दृष्टि में नागरिक कौन है? अरस्तु की दृष्टि में नागरिक केवल वही है जो राज व्यवस्था के अंतर्गत सक्रिय रूप में भाग ले, और ये व्यक्ति बुद्धि से संबंधित कार्य करते हैं, इसलिए इनको अवकाश चाहिए। अवकाश किस लिए चाहिए? जिससे कि बुद्धि से संबंधित कार्यों को ठीक से करें और घरेलू कार्यों को दास करें। इसलिए अरस्तु ने दास प्रथा का समर्थन किया था। ये आपको ध्यान रखना है। तो इससे दास्ता से पहले मैं क्या बता रहा हूँ, नागरिक कौन है अरस्तु की दृष्टि में? नागरिक वो जो राज व्यवस्था में सक्रिय रूप से भाग ले। नोट कीजिएगा। अब हम बात करते हैं अरस्तु के दास्ता के सिद्धांत की। तो सबसे पहले एक महत्वपूर्ण कोटेशन बताना चाहता हूं मैं। स्वयं अरस्तु ने कही ये बात, क्या? कि जिस प्रकार वीणा आदि वाद्य यंत्रों की सहायता के बिना उत्तम संगीत उत्पन्न नहीं हो सकता। मतलब वीणा एक वाद्य यंत्र है, इसके बिना उत्तम संगीत उत्पन्न नहीं हो सकता। उसी प्रकार दासों के बिना स्वामी के उत्तम जीवन का तथा बौद्धिक एवं नैतिक गुणों का विकास संभव नहीं है। किसका? स्वामी का विकास संभव नहीं है। किसके बिना? दासों के बिना। इसलिए उन्होंने कहा कि जो नागरिक हैं उनके घरेलू कार्यों को करने के लिए दास होना चाहिए, जिससे कि वो उत्तम जीवन जिए और अपने देश के लिए भी ठीक से निर्णय ले सके। इस कारण इन्होंने दास्ता का समर्थन किया था। यह कोटेशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान रखेंगे। ये तो इसकी महत्वपूर्ण बात होगी। इसके बाद में अब हम दास्ता को समझे तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि अरस्तु ने दास किसको कहा है, उसकी क्या प्रकृति बतलाई है। मैं बिल्कुल सामान्य से रूप में समझाने का प्रयास करूंगा। अरस्तु का कहना है कि जो स्वभावतः जो बुद्धि से, जो मस्तिष्क से, जो विवेक से अपना नहीं बल्कि किसी अन्य का है, किसी अन्य का मतलब अपने मालिक का है, वह दास है। मतलब जो व्यक्ति बुद्धि से अपना नहीं बल्कि किसी और का है, वो स्वभावतः है, प्रकृति से ही क्या है? दास है। कहने का भावार्थ ये है कि वह वास्तविक रूप में मंद बुद्धि का होता है, वह अपने स्वामी के आदेशों के हिसाब से कार्य करता है। इसलिए अरस्तु क्या करे, इसकी परिभाषा देते हुए ध्यान दे कि जो स्वभावतः है अपना नहीं है लेकिन दूसरों का है, दास है। दूसरों का किसका? स्वामी का। अब ये स्वामी कहां से आएगा, ये बात हम आपको समझाएंगे। तो पहले तो बात क्लियर होगी, नोट कीजिएगा। अरस्तु क्या करें, जो स्वभाव है अपना नहीं लेकिन दूसरों का है, वो क्या है? दास है। मतलब वह व्यक्ति अपने विवेक से निर्णय नहीं लेता है बल्कि अपने स्वामी के आदेशों के अनुसार कार्य
करता है वो क्या है, दास है। फिर बता रहा हूं दास कौन अरस्तु की दृष्टि में, जो इसका अपना मस्तिष्क नहीं होता है, जिसका अपना विवेक नहीं होता है, बल्कि दूसरों के इशारे पर कार्य करता है, दूसरे के आदेशों पर कार्य करता है, उसको इन्होंने क्या कहा है, दास कहा है। अगली बात, अब देखो, अब हम इसको समझे दास का, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। देखो वास्तविक रूप में अरस्तु ने जब अपना राज्य का सिद्धांत बतलाया तो उसके अंतर्गत क्या कहा था कि राज्य का विकास हुआ है। और विकास कैसे हुआ है, सबसे पहले परिवार, परिवार से ग्राम, ग्राम से नगर राज्य। अब यहां हम दासता को समझना चाह रहे, इसके लिए यहां परिवार की बात लेंगे हम सबसे पहले, किसकी, कि परिवार के अंग कौन होते हैं, परिवार के अंग किसको बतलाया है, यहां पर प्रश्न बनता है सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से, ध्यान दे। और दास्ता को समझना है तो परिवार के अंगों को समझना बेहद जरूरी है। क्यों, क्योंकि अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स के प्रथम अध्याय के अंतर्गत ये बात लिखी थी कि अब हम विश्लेषणात्मक पद्धति से राजनीति को समझाने का प्रयास करेंगे। मतलब सबसे पहले वो ये कहते हैं कि राज्य को समझना है तो उसका विश्लेषण कीजिए। अब विश्लेषण कैसे करेंगे, उसको अंगों में बांटेंगे, उसको टुकड़ों में बांटेंगे, उसको तत्वों में विभाजित करेंगे। तो ये तत्वों में विभाजित हो रहा है और क्या है भाई, परिवार, परिवार से ग्राम और ग्राम से नगर राज्य उद्भव में आते हैं, अस्तित्व में आते हैं। अब परिवार के अंग अरस्तु किसको बतला रहा है, स्वामी और सेवक, क्या, स्वामी और सेवक को। अब यहां ये बात आ गई ना कि जो स्वभाव अपना नहीं लेकिन दूसरों का है दास, दूसरों का किसका है भाई, ये स्वामी का, मालिक का। स्वामी और सेवक परिवार के अंग हो गए। फिर पति और पत्नी और संतति, संतति मीन्स संतान। तो परिवार के अंग क्या क्या हो गए, स्वामी, सेवक, पति, पत्नी और संतान, संतति। क्लियर। अब इसी के अंतर्गत ध्यान दें कि अरस्तु संपत्ति को गृहस्थी का हिस्सा मानते हैं। क्या कह रहे हैं अरस्तु, नोट कीजिएगा, संपत्ति गृहस्थी का हिस्सा होती है। आप बताइए क्या परिवार के अंतर्गत संपत्ति की आवश्यकता नहीं होती है, संपत्ति की आवश्यकता होती है। इसलिए संपत्ति को भी परिवार का अंग बतलाया है। क्या बतलाया है, परिवार का अंग बतलाया है। अब महत्वपूर्ण बात समझने की कि अरस्तु यहां संपत्ति के दो प्रकार बतलाता है, सजीव और निर्जीव। सजीव के अंतर्गत क्या आएगा, जैसे हाथी, घोड़ा, दुधारू पशु। क्लियर। इसी के साथ में दास को भी इन्होंने संपत्ति बतलाया है और सजीव संपत्ति बतला रहे हैं। अब इसके साथ में निर्जीव क्या है, निर्जीव के अंतर्गत जैसे हम कहें भूमि है, जमीन है, ठीक है, क्लियर, सोना चांदी है, गहने हैं, ये किसमें आ रहे हैं, निर्जीव के अंतर्गत आ रहे। तो मूल बात समझनी है कि यहाँ पर अरस्तु दास को सजीव संपत्ति बतला रहा है, मतलब दास को एक उपकरण बना रहा है, उपकरण मान रहा है। ध्यान देंगे आगे चलकर हम इस आधार पर आलोचना करें। क्या बना रहे हैं, दास को क्या मान रहे हैं, सजीव संपत्ति मान रहे हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि दास एक उपकरण है, एक साधन है। जबकि मैं मेरे विचार देना चाहूंगा कि व्यक्ति कभी भी किसी का साधन नहीं हो सकता। व्यक्ति व्यक्ति होने के नाते गरिमा से संपन्न, सम्मान के योग्य, उसे किसी भी रूप में किसी अन्य का साधन नहीं बनाया जा सकता, मगर अरस्तु ने ऐसा किया है। ध्यान दें, ठीक है, यहां तक क्लियर। अब इसके बाद में देखो, ध्यान दें, अरस्तु क्या करे कि संपत्ति वास्तव में सजीव और निर्जीव उपकरणों का समूह है। संपत्ति क्या कह रही है कि संपत्ति वास्तव में सजीव और निर्जीव, सजीव और निर्जीव उपकरणों का समूह है। उपकरण की संज्ञा दे रहे हैं। और क्या है, दास संपत्ति का सजीव उपकरण मान रहे हैं। क्लियर। दास क्या है, सजीव उपकरण। मूल बात ये आ रही है कि इसको उपकरण मान के चल रहे हैं। अब इसके बाद में दूसरी बात आ रही। पहली बात तो क्या होगा, इसका अभिप्राय क्या है। क्लियर। परिवार के अंग कौन कौन है। क्लियर। अब जो दास है परिवार का अंग हो गया। क्लियर। दूसरी बात इसकी प्रकृति। अब इसका जो हम अर्थ समझा है, परिवार के जो अंग बताए भाई, इसके आधार पर इसकी प्रकृति को समझा जा सकता है। मैं आपको यहाँ एक फॉर्मूला दे रहा हूं। देखो, चाहे किसी भी सिद्धांत या अवधारणा का अध्ययन करें तो सबसे पहले उसका अभिप्राय हमारी समझ में आना चाहिए। यदि अभिप्राय समझ में आ जाता है तो उसके बाद में चाहे उसकी प्रकृति, विशेषताएं, गुण दोष इत्यादि जो भी होता है उनको समझने में हमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आ सकती। अब ध्यान दें, अब इसकी प्रकृति क्या बतलाई, उन्होंने 3 प्रकृतियां बतलाई है इसकी। कितनी? 3। ध्यान दें, पहली प्रकृति क्या हो रही है
कि जो व्यक्ति प्रकृति से स्वयं अपना नहीं बल्कि दूसरों का है, दूसरों का किसका, स्वामी का, दूसरों का है, ठीक है, दूसरों का है, फिर भी मनुष्य ही है, वह स्वभावतः दास है। पहले प्रकृति नोट करें आप। दूसरा क्या है, वह व्यक्ति जो मनुष्य होते हुए भी संपत्ति की एक वस्तु है, उपमान है ना, संपत्ति की एक वस्तु है और दूसरों के अधीन रहता है, दास है। दूसरों का अधीन रहता है, किसके अधीन रहता है, स्वामी का अधीन रहता है, उसके आदेशों का पालन करता है, दो प्रकृति। तीसरा क्या करें कि संपत्ति की वस्तु, मतलब इसको संपत्ति की वस्तु तो है ही, यहाँ क्लियर हो गई बात। संपत्ति की वस्तु जो कार्य का उपकरण है और जिसे संपत्ति के स्वामी से पृथक किया जा सकता है, दास है। तो तीन प्रकृति बतला दी दास की, क्लियर। किसने बताइए, अरस्तु ने बतलाई। इसको समझने के लिए इसको भी आप नोट कीजिएगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं किसी भी अवधारणा को किसी रूप में समझाने का प्रयास करूंगा कि वास्तविकतः एक बार आप एक वीडियो देखने के बाद में, सुनने के बाद में, किसी भी रूप में कोई भी सिद्धांत हो, एक बात छूटेगी नहीं और आप पूर्ण रूप में उसको समझेंगे ही समझेंगे। हम विश्वास के साथ कह रहे हैं ये बात, ध्यान दें। अगली बात क्या है, अब देखो दो बातें होगी, अर्थ, प्रकृति। अब तीसरी जो बात लेंगे हम, क्या लेंगे कि भाई अरस्तु ने दासता के कितने प्रकार बतलाए, या एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, कितने बताए इन्होंने, दो, स्वाभाविक दासता और वैधानिक दासता। स्वाभाविक दास कौन होता है, जो प्रकृति से ही मंद बुद्धि का होता है, जो स्वभाव से ही मंद बुद्धि का होता है, वह क्या होता है, स्वाभाविक दास होता है। वैधानिक दास कौन होता है, वैधानिक दास अरस्तु ने किनको कहा है, उनको कहा है कि जो युद्ध में पराजित किए जाते हैं, जिनको युद्ध में बंदी बनाया जाता है, उनको दास बनाया जाए तो वो क्या है, वैधानिक दास है। लेकिन ध्यान दें आप, अरस्तु कभी भी यूनानी को दास बनाने के पक्ष में नहीं है। यदि युद्ध में बंदी भी बना लिया जाए तो यूनानी को दास नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि अरस्तु का कहना है कि यूनानी वास्तविक रूप में स्वामी बनने के लिए जन्म लेते हैं, जबकि बर्बर जाति के लोग दास बनने के लिए जन्म लिया है। कितनी जाति अहंकार की बात है। क्या अरस्तु जैसे महान विद्वान की बात ये बात शोभा देती है? कतई नहीं, कतई नहीं। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप प्रकृति के पास क्या कोई ऐसा सच्चा है? लेकिन हाँ, इसमें कुछ सच्चाई जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे। तो दो हो गए, स्वाभाविक दासता, नोट करें, स्वाभाविक दासता और वैधानिक दासता। ठीक है, दासता के दो प्रकार बतला दी इन्होंने। अभी तीन बातें होगी। अब चौथी बात क्या लेंगे, ध्यान दें आप, दासता के बारे में अरस्तु ने कुछ मानवीय व्यवस्थाएं की है। ठीक है, अरस्तु ने दासता का समर्थन किया था, लेकिन दासों के साथ अमानवीय व्यवहार नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अरस्तु का कहना है कि दासता क्या है, वंशानुगत नहीं है, प्राकृतिक है। इसलिए वास्तविक रूप में स्वामी का पुत्र मंदबुद्धि का हो सकता है और दास का पुत्र बुद्धिमान हो सकता है, इसलिए उसे दासता से मुक्त किया जा सकता है। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि यदि स्वामी को ऐसा लगे कि दास वास्तविक रूप में बुद्धिमान हो गया तो इसे मुक्त कर दिया जाना चाहिए। तीसरी बात क्या करें कि वास्तविक रूप में जब स्वामी को यह लगे कि अब मेरी मृत्यु निश्चित है, तो वह अपनी संपत्ति में से कुछ हिस्सा दास को भी दे। अगली मानवीय व्यवस्था क्या करे कि वास्तविक रूप में दासों से उनकी क्षमता के अनुसार कार्य करवाया जाए, क्षमता से ज्यादा कार्य ना करवाया जाए। तो इस तरीके से उन्होंने वास्तविक रूप में दासों के साथ मानवीय व्यवहार हो, अमानवीय व्यवहार ना हो, इसलिए मानवीय व्यवस्थाएं भी की हैं उन्होंने। किसने? अरस्तु ने। तो यह बात भी आपको ध्यान में रखना है। चार बातें होगी। अब पांचवी बात क्या लेंगे हम कि दासता का औचित्य क्या है, किस आधार पर दास प्रथा का समर्थन किया है अरस्तु ने। अब ध्यान देंगे, यहाँ पर कितने प्रश्न बनते हैं एग्जाम की दृष्टि से, मैं सबको बिल्कुल कंप्लीट रूप में समझाने का प्रयास करूंगा, पर ध्यान से देखिएगा। इसका पहला औचित्य क्या बता रहे हैं कि दासता प्राकृतिक है। क्या है? दासता प्राकृतिक है। अरस्तु को कहना है कि वास्तविक रूप में स्वभाव से ही, प्रकृति से ही कुछ व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं और कुछ बुद्धिमान होते हैं। जो बुद्धिमान होते हैं, जिनमें आदेश देने की क्षमता होती है, वो स्वामी बनने योग्य हैं। जो मंद बुद्धि के होते हैं वह दास बनने के योग्य होते हैं। अगली बात, दास प्रथा दोनों पक्षों के लिए उपयोगी है। कैसे? भाई स्वामी होते हैं बुद्धिमान होते हैं, दास होते हैं मंद बुद्धि के होते हैं। अब जो दास हैं स्वामी के संपर्क में रहेंगे तो निश्चित है उनसे कुछ गुण अवश्य सीखेंगे। इसी के साथ में जो स्वामी है वो ठीक से बुद्धि से संबंधित कार्य
कर सकें, राज्य के अंतर्गत हमें कहें कि उत्तम राज्य की प्राप्ति हो सके, इसलिए उनको समय मिले, इसलिए दास जब मौजूद होंगे तो उनको अवकाश प्राप्त होगा तो ठीक से कार्य कर पाएंगे, इसलिए दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तीसरा, दासता नैतिक है। भाई दासता नैतिक कैसे, ध्यान दें, देखो स्वामी गुणी होता है और दास गुणहीन होता है। तो यहाँ क्या है कि वास्तविक रूप में जो स्वामी है गुणी है, तो वह जो दास है उनके साथ अच्छा व्यवहार करे, संयम में रहे, और दास गुणहीन है, इसलिए स्वामी के द्वारा जो आदेश दिए जाते हैं उनका ईमानदारी से पालन करना चाहिए। तो नैतिकता की दृष्टि से भी इसका औचित्य है। चौथा क्या है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तथा स्थायित्व का अंग। देखो ध्यान दें, उस समय वास्तविक रूप में यूनान के अंतर्गत दास प्रथा एक वास्तविक सच्चाई थी, और उस समय की जो अर्थव्यवस्था थी वो दासता पर आधारित थी, इसलिए अरस्तु इसमें किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं करना चाह रहे थे। इसी आधार पर उन्होंने दासता का समर्थन किया था, ठीक है, इसलिए अर्थव्यवस्था की, जिसमें कि हम ये कहें अर्थव्यवस्था का स्थायित्व बना रहे। अगला जो औचित्य बतला रहे क्या है, दासता संपूर्ण समाज के हित में है। क्लियर। अरस्तु का कहना है कि जो नागरिक होते हैं वो देश से संबंधित कार्य करते हैं, तो उनको समय मिले, देश हित में ठीक से निर्णय ले सकें, इसलिए दासता जरूरी है। और जब वो ठीक से अच्छे से निर्णय लेंगे तो इससे संपूर्ण समाज को लाभ मिलेगा। इस दृष्टि से भी इसका औचित्य बतलाते हैं। अगला जो औचित्य है वो क्या है कि विवेकीय दृष्टिकोण से। विवेकीय दृष्टिकोण से कैसे, सीधी सी बात है, देखो चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, हम कहीं पर भी देख सकते हैं वास्तविक रूप में उत्कृष्ट निकृष्ट पर शासन करता है। क्या उत्कृष्ट निकृष्ट पर शासन करता है, कैसे, जैसे आत्मा भी शरीर पर शासन करती है। इस आधार पर भी अरस्तु ने दासता का समर्थन किया है, मतलब उत्कृष्ट निकृष्ट पर शासन करता ही है, फिर चाहे जड़ हो और चाहे चेतन हो। इस आधार पर भी इन्होंने इसका समर्थन किया है। और अगली बात, युद्ध का आधार। सीधी सी बात है कि युद्ध के अंतर्गत जो बंदी बनाए जाएंगे उनको अरस्तु दास बनाने के पक्ष में है, लेकिन गृह युद्ध में जो पराजित होते हैं उनको दास नहीं बनाया जाएगा। इसके साथ में यूनानी को भी दास नहीं बनाया जाएगा। बार बार कह रहा हूं, यूनानी को दास बनाने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि यूनानी बुद्धिमान होते हैं, इनका जन्म दास बनने के लिए नहीं हुआ है, केवल बर्बर जातियां दास बनाई जाएंगी। ये जातीय अहंकार प्रकट हो रहा है बार बार। क्लियर, इसका औचित्य। अब देखो भाई, 5 बातें होगी। अंतिम जो बात है अरस्तु के दासता के सिद्धांत की, कि इस सिद्धांत में काफी कमियां हैं। देखो मैं यहां एक बात समझाना चाह रहा हूं कि वास्तविक रूप में अरस्तु जैसे महान विद्वान बुद्धिजीवी, जिसको कि ज्ञानियों का गुरु भी कहा जाता है, उन्होंने भी दासता जैसी अमानवीय अवैज्ञानिक प्रथा का, अव्यवहारिक प्रथा का समर्थन किया। ये बचकानी सी बात लगती है। हम सबसे पहले बात बताएंगे कि इसकी क्या क्या आलोचना की जाती है। नंबर 1, दास प्रथा अप्राकृतिक है। क्लियर है भाई, क्या प्रकृति के पास ऐसा कोई सांचा है कि वो सांचे में गढ़ करके भेजते हैं कि ये मंदबुद्धि का है, ये बुद्धिमान है? किस आधार पर हम कैसे फैसला कर सकेंगे कि ये बुद्धिमान है और बुद्धिहीन है? इसका मतलब ये क्या है, प्राकृतिक नहीं। हम कहेंगे कि दास प्रथा क्या है, अप्राकृतिक है। कोई प्रकृति ने ऐसा कोई बंटवारा नहीं किया है, आलोचकों का कहना। नंबर 1। नंबर 2, मानव समूह का विभाजन संभव नहीं है। भाई मानव समूह का विभाजन कैसे करें कि ये लोग बुद्धिमान है, ये बुद्धिहीन है, कैसे बंटवारा होगा? ऐसा कौन सा सांचा है, कौन सा मापदंड है जिसके आधार पर अरस्तु मानव समुदाय को विभाजित कर रहे हैं स्वामी और दास के अंतर्गत? तो ये बात भी उचित प्रतीत नहीं होती है। क्या मानव समूह का विभाजन संभव नहीं है? मानव समूह का विभाजन संभव नहीं है। तीसरी आलोचना क्या है, विभाजन का सर्वमान्य मापदंड नहीं। भाई विभाजन किस आधार पर कर रहे हैं आप? कौन सा आधार ले, किस आधार पर कहेंगे कि ये व्यक्ति बुद्धिमान है, ये बुद्धिहीन है? इसका कोई सर्वमान्य मापदंड अरस्तु के पास है ही नहीं, था ही नहीं। 4, अनुदार वाली धारणा। क्लियर बात है, मतलब यहां वास्तविक रूप में वह कह रहा है कि जो मंद बुद्धि है वह दास
बुद्धिमान है वो स्वामी, तो वो उस व्यवस्था में किसी भी रूप में कोई परिवर्तन नहीं करना चाह रहे। उस समय की जो व्यवस्था थी उसको बनाए रखना चाह रहे हैं, उसको बनाए रखना चाह रहे हैं, इसलिए ये क्या है, अनुदारवादी हैं। अगली बात क्या है, विरोधाभास से परिपूर्ण। देखो विरोधाभास से परिपूर्ण, मैं आपको यहाँ एक बात बताना चाहूंगा, चाहे कोई भी विचारक क्यों ना हो, कोई भी राजनीतिक दार्शनिक क्यों ना हो, किसी न किसी रूप में उसके विचारों के अंतर्गत अंतर विरोध दिखाई देगा, विरोधाभास होगा। क्या होगा, विरोधाभास। विरोधाभास मतलब एक तरफ कुछ कहेगा दूसरी तरफ कुछ कहेगा। अब यहाँ ये बात समझ में नहीं आ रही है कि अरस्तु कह रहे हैं कि भाई राज्य का लक्ष्य क्या है, उत्तम जीवन की प्राप्ति। भाई जब उत्तम जीवन की प्राप्ति है तो फिर दासों के साथ मानवीय व्यवहार ठीक है नहीं कर रहे हैं, लेकिन दासों को इन्होंने उपकरण तो मान लिया। क्या मान लिया, उपकरण मान लिया है। जब उपकरण मान लिया है, साधन मान लिया है, तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी रूप में कोई भी सिद्धांत या प्रथा या रीति ऐसी हो जिसके अंतर्गत व्यक्ति को उपकरण बनाया जाए, साधन बनाया जाए, उसको उचित नहीं माना जा सकता है। ठीक है, तो ये विरोधाभास भी है। अगला क्या है, जातीय अहंकार का प्रतीक। भाई क्लियर बात है, जातीय अहंकार क्यों है, क्योंकि वास्तविक रूप में अरस्तु कह रहे हैं कि यूनानी मंद बुद्धि का है तो भी उसको दास नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि वो जन्म से बुद्धिमान होते हैं। क्या इसमें जातीय अहंकार नहीं है, क्या बराबर जाति के अंदर कोई बुद्धिमान नहीं हो सकता, तो यहाँ पर नस्लवाद है, जातीय अहंकार की भावना प्रतीत होती है। इसमें अरस्तु के अंतर्गत पूर्णतया 100% सत्य है बात। अगली बात है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक है सिद्धांत। भाई लोकतांत्रिक मूल्य कौन से होते हैं, स्वतंत्रता, समानता। तो यहाँ पर क्या समानता है, किसी भी रूप में कोई समानता नहीं है। अतार्किक है, तर्क की दृष्टि से भी ये बात उचित प्रतीत नहीं होती है। अमनोवैज्ञानिक है, अमनोवैज्ञानिक क्यों है, क्योंकि वास्तविक रूप उसका कहना है कि दास अपना पूर्ण समर्पण कर दे, किसके सामने, किसके सामने, स्वामी के सामने। लेकिन हम कहेंगे देखो स्वामी के सामने दास अपना शारीरिक समर्पण तो कर सकता है, लेकिन भाई क्या मानसिक समर्पण भी कर सकता है, हरगिज नहीं कर सकता। इसलिए क्या है, ये अमनोवैज्ञानिक है। क्यों, क्योंकि वास्तविक रूप में जो दास है वह मानसिक रूप में समर्पण कभी कर नहीं सकता, शारीरिक समर्पण तो हो सकता है। अगली जो बात है वो क्या है, व्यवहारिक, अर्थात व्यवहार के धरातल पर भी ये उचित प्रतीत नहीं होता कि वास्तविक रूप में कुछ व्यक्ति बुद्धिमान हैं और बाकी सब क्या है, बुद्धिहीन है। किस आधार पर किसी को बुद्धिमान कहा जाए, किसी को बुद्धिहीन कहा जाए, इसलिए यह अव्यवहारिक भी है। और अगली बात क्या होगी, अगली आलोचना क्या है, 9वीं आलोचना क्या है, अवकाश का बहाना न्याय संगत प्रतीत नहीं है। मतलब इनका कहना है कि नागरिकों को समय मिलना चाहिए, समय कब मिलेगा, जबकि दास होंगे। तो समझ में आने वाली बात नहीं है कि स्वामी को ऐसा आराम करने के लिए अवकाश, और वो भी किनसे, दासों से। तो क्या दास वास्तव में मनुष्य नहीं है, ये मनुष्य एक बहाना मात्र है। वह वास्तविक रूप में देश के लिए कार्य करे, इसके लिए कोई आवश्यक नहीं है। क्या वो अपने शारीरिक कार्यों को, अपने घरेलू कार्यों को नहीं कर सकते, कर सकते हैं। ये केवल एक बहाना मात्र है। इसलिए हम ये कहेंगे कि वास्तविक रूप में उस समय दास प्रथा पूर्ण रूप में स्वीकार्य थी, इसलिए अरस्तु ने भी इस प्रथा का खुलकर समर्थन किया था। क्यों, क्योंकि अरस्तु के परिवार में भी दास रखे जाते थे, इसलिए उन्होंने इस अमानवीय, अनैतिक, क्या कह रहा हूं, अमानवीय, अनैतिक, अलोकतांत्रिक संस्था का समर्थन किया था, जो कि उचित नहीं है। लेकिन अंत में मैं मेरे विचार देना चाह रहा हूँ, ध्यान से समझिए। वास्तविक रूप में जो IAS की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए विशेष समझने योग्य बात है। चाहे अरस्तु के दास्ता के सिद्धांत की जी भर की आलोचना की जाए, कितनी आलोचना की गई, और भी आलोचनाओं के बिंदु कितने ही हैं, परंतु हम कहना चाह रहे भाई वास्तव में यदि आज भी असमानता का विश्लेषण हमें करना हो, असमानता को ठीक से समझना हो, तो बिना अरस्तु के दास्ता के सिद्धांत को हम समझ ही नहीं सकते। क्या आज भी ऐसा नहीं है कि वास्तव में कुछ व्यक्ति स्वभाव से ही बुद्धिमान होते हैं, कुछ स्वभाव से ही मंद बुद्धि के होते हैं? क्या ऐसा नहीं है? ऐसा है। और सरकारें यदि वास्तव में सबको समान करना चाहे, आर्थिक दृष्टि समान कर भी दे, तो हम पाएंगे कुछ समय बाद में उनमें असमानता स्वतः ही हो जाती है। तो इसमें भाई किसका रोल है? बुद्धि का रोल है। इसलिए यदि असमानता का आज विश्लेषण करना है तो अरस्तु के दास्ता को, सिद्धांत को समझे बिना हम विश्लेषण कर ही नहीं सकते।
क्लियर। तो चाहे इसकी कितनी आलोचना की जाए, लेकिन बार बार कह रहा हूं, आज असमानता को समझना हो तो अरस्तु के दास्ता के सिद्धांत को हमें समझना ही पड़ेगा। ये हो गया अरस्तु का दास्ता का सिद्धांत। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, विशेषकर आईएएस, नेट, जीआरएफ परीक्षाओं के अंतर्गत इससे संबंधित कितने ही प्रश्न पूछे जाते हैं। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरा जो दास्ता का सिद्धांत समझाने का मूल भावार्थ है वो यही है कि वास्तविक रूप में चाहे इसकी कितनी ही आलोचना क्यों ना की जाए, लेकिन जो अरस्तु का कहना है कि स्वभावतः ही प्रकृति से ही कुछ व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं, कुछ बुद्धिमान होते हैं, क्या इसमें सच्चाई प्रतीत नहीं होती है? इसमें सच्चाई प्रतीत होती है। प्लीज, यदि हमारी ये बातें आपकी समझ में आई हैं तो आपका कर्तव्य है हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अन्य जो विद्यार्थी हैं उनको भी अवगत कराइएगा। हम ईमानदारी से राजनीति विज्ञान के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्रदान करने का प्रयास करेंगे, यह हमारा कर्तव्य है। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों को यदि ईमानदारी से पूरा करे तो दुनिया में से अधिकारों का झगड़ा सदा के लिए समाप्त